अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हमारा है पाइथन अल्फा कोर्स का दूसरा लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने देखा कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करना है और इनका सेटअप कैसे करना है, और साथ ही साथ हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड का। आज हम आगे बढ़ने से पहले, मतलब कि पाइथन के बेसिक्स पे जाने से पहले, ये देखते हैं कि कल जो हमने चीज़ें इंस्टॉल की उनका क्या रोल है और हम वो चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ कर रहे, और हम विजुअल स्टूडियो कोड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। मतलब इतने सारे और भी तो आईडीज़ हैं, तो व्हाई वीएस कोड। सबसे पहले पाइथन है क्या? पाइथन एक लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश या उर्दू। मतलब हम इंसान आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, और भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। बिल्कुल इसी तरह पाइथन एक कंप्यूटर की मतलब लैंग्वेज है। हमने जब भी कोई कंप्यूटर से काम करवाना होता है तो हम पाइथन में बात करते हैं। ठीक है। अब मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है कि कंप्यूटर को जो है वो पाइथन भी समझ नहीं आती, ठीक है? मतलब ये हमें थोड़ा करीब तो लेके जाती है कंप्यूटर के, मतलब कि कंप्यूटर को ये हमारी लैंग्वेजेज़ तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, तो कोडिंग में थोड़ा-सा तो हमें करीब लेके जाती है, लेकिन अब कंप्यूटर को आगे से ये भी समझ नहीं आती। तो अब उसे ना उर्दू समझ आती है, ना उसे इंग्लिश समझ आती है, ना ही उसे पाइथन समझ आती है, तो फिर उसे समझ क्या आता है? कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, जो उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, या जीरो या वन। ठीक है। मतलब कि ये दो ही चीजों से लैंग्वेज बनती है, या जीरो होगा या वन। अब इसमें जो हम बनाते हैं कम्बिनेशन, हम इसमें कुछ बनाते हैं, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो 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 वन वन वन, मतलब बहुत सारे कम्बिनेशन बनते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान अगर लिख रहे हैं प्रिंट हेलो, ठीक है, तो कंप्यूटर को समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहा है ये क्या लिख रहे हैं। हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट हेलो, ठीक है। अब उसको ये नहीं समझ आ रही, वो कह रहा है कि ये इसने क्या लिखा है? हमारे आईडी को तो समझ आ रही है, लेकिन उसको नहीं समझ आएगी। अब उसको समझाने के लिए हमें इधर किसकी ज़रूरत है? एक ट्रांसलेटर की। मतलब कि अगर दो हम चाइना चले गए, हम किसी चाइनीज़ से बात कर रहे हैं, हमें चाइनीज़ नहीं आती, तो हम उससे बात कैसे करेंगे? उसको उर्दू नहीं आती। तो फिर हम एक ट्रांसलेटर को लेके मतलब साथ जाएँगे, जो जिसको चाइनीज़ भी आती है और जिसको उर्दू भी आती है। वो हमारी जो उर्दू है वो उसको ट्रांसलेट करेगा और उसकी चाइनीज़ हमें ट्रांसलेट करके ऐसे ही हम कम्युनिकेट करेंगे। एग्ज़ैक्टली वही बात इधर होनी है। जो यहाँ पे ट्रांसलेटर हम यूज़ करने वाले हैं वो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में करेगा पाइथन को। पाइथन को कन्वर्ट करके 0101 में कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर को समझाएगा कि ये बात है, जो ये मतलब तुमने ये काम करना है। ठीक है? तो ट्रांसलेटर की तो हमें समझ आ गई कि उसका क्या रोल है। अब ट्रांसलेटर होते हैं 2 तरह के, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। हम यहाँ पे कौन-सा यूज़ करने वाले हैं? हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे इंटरप्रेटर, ठीक है। अब इंटरप्रेटर का तरीका कुछ ऐसा होता है कि ये लाइन बाय लाइन जो है ना कोड सॉरी रीड करता है। मतलब कि ये मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है ना, तो मैं सेकंड लाइन लिख रही हूँ प्रिंट हाय, ठीक है। अब मैं थर्ड लाइन लिख रही हूँ, मैं इसमें इस लाइन में मैं थोड़ा-सा मतलब इस लाइन में मैं एरर देती हूँ आपको कांसेप्ट समझाने के लिए। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हाय लूपर्स, और अब मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रही हूँ, मैं यहाँ पर फिर से इसको सही लिख रही हूँ और मैं इधर लिखूंगी वेलकम टू लूप कॉलेज। ओके। अब ये वाली लाइन हमारी इधर एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अरे देखिए, वो हमें कह रहा है कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है आपकी तीसरी लाइन में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो हम यहाँ पर सॉरी हम जो पाइथन में इंटरप्रेटर यूज करते हैं ना, वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है कोड को। मतलब उसने प्रिंट हेलो पढ़ा, उसने कहा ठीक है, उसने प्रिंट हाई पढ़ा, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, उसने ये पढ़ा तो उसने कहा यहाँ पे तो एरर आ गया है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब वो यहीं पे रुक जाएगा, वो कहेगा भाई पहले इसको ठीक करो फिर ही मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो कंपाइलर होता है दूसरी तरफ, वो भी ट्रांसलेटर है, वो क्या करता है कि वो पूरी की पूरी फाइल को ही एक बार रीड कर लेता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों ट्रांसलेटर्स में। तो हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इंटरप्रेटर, ठीक है। अब ये जो हमने बात कर ली लैंग्वेज की भी, हमने ट्रांसलेटर की भी बात कर ली, इसका रोल क्या है और हम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस आईडीई की, जो जिसमें हम अपना कोड रन करने लगे हैं। सबसे पहले आईडीई होती क्या है? आईडीई की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेशन वर्ड से आया है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सारी चीजें एक जगह, ठीक है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की बारी, मतलब इसको रियल वर्ड कॉन्सेप्ट से अगर हम समझें, तो हम जब स्कूल में होते थे तो हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था,
ठीक है? उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर पेंसिल होती थी, इरेज़र होता था, स्केल होती थी, ठीक है? मतलब ये सारी चीज़ें हमारी एक ही जगह में होती थी, ठीक है? हमें अब होमवर्क करने के लिए नोटबुक भी चाहिए, हम नोटबुक भी अपने अब बैग को भी ले सकते हैं। अब ज्योमेट्री बॉक्स भी हमारे बैग में है, हमारी बुक्स भी हमारे बैग में है, हमारा नोटबुक भी हमारे बैग में है, सब कुछ हमारे बैग में है, ठीक है? तो अब हम जब जब भी हम होमवर्क करने बैठते हैं तो हम अपना बैग पकड़ते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, हम जल्दी से अपना काम करते हैं और हम फारिग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम करें कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स एक जगह पड़ा है, हमारी बुक एक जगह पड़ी है, हमारी नोटबुक एक जगह पड़ी है, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी हमारे लिए। हम कभी मतलब उठ के जाएंगे एक चीज लाएंगे, कभी उठ के जाएंगे एक चीज। अगर हमें सारी चीजें एक जगह मिल जाए तो हमारे लिए ज्यादा आसानी है। बिल्कुल इसी तरह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसको हम एक और एग्जांपल से ले लेते हैं। अगर अभी भी आपको समझनी है कि हमारा किचन, हम किचन हमारी एक स्पेसिफिक रूम है जिसको हमने खाना बनाने के लिए मतलब कि रखा हुआ है। मतलब हम वहाँ पे और कोई काम नहीं करते, ठीक है? किचन में हमने खाना बनाना होता है, उधर ही सारे स्पाइसेस होंगे हमारे, उधर ही बर्तन होंगे, बर्तन धोने के लिए भी उधर ही सिंक होगा, उधर ही हमारा खाना बनाने के लिए चूल्हा भी लगा होगा। मतलब जितनी हमें चीजें चाहिए सारी एक ही इन्वायरमेंट में है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये आईडी जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड वीएस कोड कहते हैं, ये भी हमें सारी चीजें एक ही जगह देती है, जो जो हमें कोड लिखने और रन करने के लिए चाहिए। अब इसके अंदर ये जहाँ पे मैं कोड लिख रही हूँ, ये क्या है? कोड लिखने के लिए नोटपैड, ठीक है? जहाँ पे मैं कोड टाइप कर रही हूँ, ठीक है? मुझे ये अवेलेबल है इसके अंदर, वीएस कोड के अंदर। अब कोड जब मैंने लिखा तो रन करने के लिए मेरे पास इधर इंटरप्रेटर का कनेक्शन भी है, मतलब मैं रन भी कर सकती हूँ अपनी फाइल को, ठीक है? उसके बाद अगर मेरा कोई एरर आ जाए तो डीबगर भी है जो गलतियाँ ढूँढने में मेरी मदद करता है, ठीक है? तो मतलब कि ऑल इन वन, मतलब कि पहले से ही मुझे इधर चीज़ें जो हैं वो मिली हुई हैं। तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है? अब हम वीएस कोड ही क्यों यूज़ करें? आईडीज़ तो बहुत सारी हैं, पाइचार्म भी है, और भी काफ़ी आईडीज़ हैं। सबसे पहली बात ये कि जो पाइचार्म है वो पहली बहुत बड़ा है, ठीक है? मतलब एक तो वो पेड वर्जन भी है उसका, और वो बहुत प्रोफेशनल डेवलपर्स यूज़ करते हैं, और सबसे जो हमें फिल वक़्त हमारे लिए मैटर करती है चीज़ वो ये है कि वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है? वो हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देगा। वीएस कोड बहुत हल्का-फुल्का सा है, बहुत मतलब सुपर फास्ट चलता है, ठीक है? रीज़न 1 ये थी। रीज़न 2 ये है कि अगर आज में इस पे हम पाइथन लिख रहे हैं, ठीक है? कल इसी में मैं आपको एचटीएमएल समझा रही होंगी, परसों इसी में मैं आपको सीएसएस समझा रही होंगी, फिर उसके बाद मैं इसी में आपको सी प्लस प्लस भी समझा रही होंगी। मतलब ये ऑल राउंडर है। इसमें हमें नया सॉफ्टवेयर फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो जो भी मतलब लैंग्वेजेस मतलब यूज़ करनी है, मैं इसमें रन कर सकती हूँ बहुत ईज़िली, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि हम वीएस कोड को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम यूज़ करते हैं अपना समझते हैं अपनी स्टेटमेंट को। सबसे पहले हमने कल अपना एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने कुछ ये लाइन लिखी और साथ हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है? अब ये प्रिंट क्या है? ठीक है? अगर हम इस पे माउस अपना रखें तो हम देखते हैं कि प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है? ये कैसा फंक्शन है? ये ऐसा फंक्शन है कि हम जब भी मतलब इसको हम कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कंप्यूटर के स्पीकर की तरह ही है, ठीक है? मतलब कि हम इसको कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें जो भी कह रहे हैं ना, जो भी, वो तुम डिस्प्ले करके हमें दिखा दो। मतलब अगर मैंने इसको कहा हेलो वर्ल्ड, अब इसको रन करके देते ही हमें हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर देगा, ये इसने डिस्प्ले कर दिया। ये जहाँ पर आउटपुट हमारा डिस्प्ले हो कहता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल, ठीक है? और ये इसने हमारा क्या किया, इसने हमारी स्टेटमेंट को रन कर दिया, मतलब एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट मतलब चला दिया, ठीक है? अब जो है ये प्रिंट, ये फंक्शन है ना, इसको हम एक्टिवेट करते हैं इन राउंड ब्रैकेट, जिन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इनसे हम अपने फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? अब इसके कुछ मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कि इसको कैसे लिखना है। हमने इसको सारा लोअर केस में लिखा है। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, ये, अब कुछ डिफरेंस नहीं आपको नजर आ रहा? इसको नीचे करके एक हम सही वाला लिखते हैं, ये प्रिंट। अब इसमें क्या चीज है कि प्रिंट जो इसका जो पी है ना, ये हमेशा छोटा होना चाहिए, मतलब ये सारा लोअर केस होना चाहिए, ठीक है? अगर हम इसको इसका ये कैपिटल लेटर प्रिंट लिख रहे हैं या फिर हम इसको पूरे को ही कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, वो भी आपको एक लिख के दिखा देती हूँ। प्रिंट, सॉरी, प्रिंट, ठीक है? अब यहाँ पे ना हमारा कंप्यूटर होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा भाई ये क्या करी जा रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये बड़ा प्रिंट कहाँ से आ गया, मुझे तो सिर्फ इसका पता है, ये
बस इसका पता है कि ये हमारा प्रिंट है और ये हमारी जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम इन ये इसको या इसको हम करते हैं ना, रन करते हैं, तो जो हमें एरर आएगा उसे हम कहते हैं नेम एरर। मतलब कि ये नेम तो पाइथन में डिफाइंड है लेकिन ये नहीं डिफाइंड, तो यहाँ पे हमें नेम एरर आएगा, जो भी हम आगे जाके एरर्स वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब इसी वीडियो में हम कवर करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। अब हमें समझ आ गई कि हमने प्रिंट प्रिंट हो गया और कोई भी फंक्शन हो गया, हमने इसको लोअर केस में लिखना है, ठीक है, वरना हमें एरर मिल जाएगा। उसके बाद अब हमारे आ जाते हैं कोटेशन मार्क्स। अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पर कोटेशन मार्क्स डाले थे, कोई भी अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने प्रिंट करानी थी उसको प्रिंट कराने के लिए। अब हम कोटेशन मार्क्स क्यों यूज करते हैं? जब भी हम ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन मार्क्स लगाते हैं ना, तो कंप्यूटर की आंखों पे हम पट्टी बांध देते हैं। मतलब कि जो भी चीज मैं इन कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखूंगी ना, वो कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। जो भी हम उसे कह देते हैं, हम उसे कहते हैं भाई जो भी इसके अंदर लिखे है ना, अपना दिमाग मत चलाओ, तुम जैसे लिखे वैसे उसे प्रिंट स्क्रीन पे छाप दो, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम अपने कोटेशन मार्क को नहीं लगाते, तो फिर हम कुछ लिखेंगे और ये देख, ये अनडिफाइंड है। वो कह रहे हैं कि ये क्या चीज़ लिख रहे हो? ये तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। अब हम तो स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, हेलो लूपर्स, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन उधर पाइथन ये जो है ना, ये रोना शुरू हो जाएगा। ये कहेगा ये पता नहीं क्या लिखी जा रही है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो अगर मैं इसी चीज़ को कोटेशन मार्क्स के अंदर कर दूँ, तो वो बस उसकी आँखों में पट्टी बंध गई, अब उसको नहीं समझ आ रही है अंदर क्या लिखा है। अब वो एज़ इट इज़ इसको प्रिंट कर देगा। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो ये चल जाएगा, ये हेलो लूपर्स, वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। अब हम कोटेशन मार्क्स डबल, इसे जो हम ये कह रहे हैं ना, ये डबल कोट्स हैं। हम डबल कोट्स भी यूज़ करते हैं और हम सिंगल कोट्स भी यूज़ करते हैं। हम सिंगल कोट भी यूज़ करके आपको मैं दिखा देती हूँ। ये हम सिंगल कोट्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया हेलो लूपर्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, अब हम ये दोनों तो यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्क इस पे क्या है कि अगर अगर हम ना करें यूज़ इसको, ए कोटेशन मार्क्स को अगर हम यूज़ ना करें, तो फिर क्या होगा? अब अगर मैं कह रही हूँ ना, सबसे पहले इसको कह रही हूँ, अगर मैं करवाना चाह रही हूँ 10 प्लस 10, ठीक है। अब क्योंकि कोटेशन मार्क्स हमने नहीं लगाए, तो अब कंप्यूटर अपना दिमाग इधर चलाएगा ये, ठीक है। अब वो दिमाग चलाएगा तो उसको नज़र आ रहा है कि बीच हमने एक ऑपरेटर यूज़ किया प्लस का, वो 10 प्लस 10 प्लस करके हमें 20 दे देगा। यहाँ पर आ गया 20। अगर मैं इधर कोटेशन मार्क्स लगा दूँ, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ सॉरी, और मैं चाह रही हूँ कि वो मुझे 10 प्लस 10 का आंसर 20 दे, लेकिन मैंने ऊपर लगाया क्या हुआ है, कोटेशन मार्क्स लगाए हुए हैं। तो इसे रन करके देखते हैं, तो वो 10 प्लस 10 ही देगा। वो कहेगा कि तुम मुझसे क्यों कैलकुलेशन करा रहे हो, जबकि तुमने कोटेशन मार्क्स लगाए हुए हैं, मेरी आँखों में तो पट्टी बाँध गई है। अब तुम मुझे इसके अंदर जो भी दोगे, बेशक वो चीज़ में लॉजिक यूज़ हो रहा है, मैं उसको एज़ इट इज़ वैसे ही तुम्हें दूँगा। इसीलिए जब भी हमने कोई कैलकुलेशन करानी होती है, कोई लॉजिक वाली चीज़ हमने कोई यूज़ करनी होती है, तो फिर हम उसमें कोटेशन मार्क्स में उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है? अब उसके बाद हम जो चीज़ पढ़ने लगे हैं वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब कि स्पेस। अब इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जो ये है ना, इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ले लेते हैं, जैसे स्कूल की हम असेंबली में खड़े होते थे, एक बच्चे सारे सीधी लाइन में खड़े होते थे, पीछे 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 ऐसे, बिल्कुल इसी तरह से हम पाइथन में सारा कोड जो है ना, ये लेफ्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी लाइन में शुरू से भी हम गलती से भी स्पेस दे दें, तो मतलब सारा का सारा सीक्वेंस हमारा खराब हो गया, ठीक है। तो ये हमें वहां पर क्या दे देगा, एरर दे देगा। और एरर कौन सा देगा, इंडेंटेशन एरर, क्योंकि हम स्पेस को यहाँ पे इंडेंटेशन कहेंगे, तो इंडेंटेशन एरर ये हमें दे देगा। उसे भी हम जाके आगे पढ़ेंगे एरर्स वाले चैप्टर में, ठीक है। अब हमने जो भी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हम उसको ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने प्रिंट स्टेटमेंट को देखा, हमने देखा कोटेशन मार्क्स को देखा, और हमने इंडेंटेशन को देखा। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट। मैं कुछ प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं कोट्स को पहले मैं सिंगल कोट में हेलो लिख रही हूँ, हेलो दिस इज मी, ओके, ये हो जाएगा हमारा। फिर मैं लिख रही हूँ
आई डोंट नो हु आर यू। अब यहाँ पे हमें समझ आ गई है कि यहाँ पे हमारी अपोस्ट्रोफी आ रही है, तो हमें यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डबल कोट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइन। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे पता है हम ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स मतलब ये, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हमने कोई मल्टीपल लाइन में चीज़ लिखनी है तो हम उसमें इनको यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ डियर सर, आई एम फारिया अशर, I started Loop College to teach Pakistani student coding. I explained concepts like explaining it to a 7th क्लास चाइल्ड। और ये हकीकत है, मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना, मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी इजी ब्रेक डाउन करके समझाऊँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक मिथ है कि कोडिंग बहुत मुश्किल है, अगर आपको मैथ नहीं आती आप कोडर नहीं बन सकते, इसमें तो बहुत ज़्यादा मैथ लगती है, आपकी मैथ वीक है, आप कोडिंग नहीं कर सकते। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। कोडिंग के लिए आपका लॉजिक हाँ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन आप साथ साथ भी उसको अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और कोडिंग मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और इस चैनल पे मैं यही करूँगी कि हर कोडिंग के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाऊंगी कि जैसे हमें 7 क्लास के बच्चे को समझाना है, ताकि हर किसी को जो बिगनर्स हैं, जिनका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है और जिनका है भी, उन्होंने अगर कोडिंग सीखी भी हुई और कुछ कंसेप्ट हैं जो उनको कंफ्यूज करते हैं, तो हर कंसेप्ट हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि मैंने नेक्स्ट लाइन पे अगर मैंने कुछ बड़े ऐसे स्टेटमेंट प्रिंट करानी है ना जिसमें मुझे काफ़ी सारी लाइंस चाहिए, तो मैं ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, हमें ये समझ आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके बाद। अच्छा, एक चीज़ करनी है कि अगर हम ये देखें, जैसे ये था, हमने यहाँ से डबल कोट से स्टार्ट किया और गलती से हमने यहाँ पे लगा दिया सिंगल कोट, तो यहाँ पे मामला ख़राब हो जाएगा, पाइथन को यहाँ पे गुस्सा आ जाएगा। वो कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले डबल कोट लगा रहे हो तो तुम एंड पे भी वही लगाओ, तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो फजूल में। तो हमें यहाँ पर डबल कोट्स, अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट अपना डबल कोट से स्टार्ट किया तो आपने एंडिंग भी उसी से करनी है, अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो आपने एंडिंग भी उसी से करनी है। ये चीज़ें हैं जो हमने हमेशा ज़हन में रखनी है। अब लेते हैं उसके बाद इंडेंटेशन को। इंडेंटेशन को वैसे हमने पहले भी देख लिया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस यही है कि आपने मतलब ये आपने फजूल की ना इंडेंटेशन नहीं देनी है। देखो एरर आ गई, जैसे हम कोई गलती करते हैं तो हमारे टीचर नहीं रेड पेन पकड़ के मतलब क्रॉस लगा देगा, तो ये क्या कर रहे हो तुम, तो बिल्कुल वैसे ही पाइथन भी आपको वहाँ पे रेड लाइन दे देगा, मतलब एरर दे देगा कि फजूल की स्पेसेस देना बंद करो। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम जाते हैं एक चीज़ पे जिसे हम कहते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स का ये रोल है कि अगर मतलब आप स्टूडेंट हैं और मैं आपकी टीचर हूँ और मैं आपको कुछ मतलब दिखाना चाह रही हूँ जो मैं नहीं चाहती कि कंप्यूटर पर है, मतलब कंप्यूटर को समझ भी नहीं आनी उस चीज़ की, मैं एक सिंपल सी लाइन लिखना चाह रही हूँ दैट, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ही, मैं यहाँ पे अगर लिखना आपको बताना चाह रही हूँ कि डोंट यूज सिंगल कोट when using statements in which there there is apostrophe। अच्छा, अब मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है, मतलब कि आगाह करना चाह रही हूँ कि जहाँ पर आप अपोस्ट्रोफीज यूज कर रहे हो उधर आप सिंगल कोट ना यूज करो। अब ये ना कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगी, वो कहेगा कि ये क्या इसने मतलब क्या लिख दिया, मुझे तो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही, लेकिन ये समझ मुझे भी आ रही है और आपको भी आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स हम कैसे डालते हैं कि हमने ये हैश यूज करते हैं, जहां पर भी हम हैश यूज करेंगे वो अब स्टेटमेंट या तो आप पढ़ सकते हो या मैं पढ़ सकती हूँ, उसे इंटरप्रेटर नहीं पढ़ सकता। देखा, अब कोई भी एरर नहीं आ रहा।
क्योंकि वो उसे रीड नहीं कर सकता, मतलब हम कर सकते हैं उसे रीड। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब ये जो मैंने कमेंट ऐसे डाला है ना, मतलब कि अपने कोड के आगे, इसे हम कहते हैं इनलाइन कमेंट, मतलब कि लाइन के आगे ही आप कमेंट डाल सकते हो। इसके अलावा हम ऐसे भी कमेंट्स डाल सकते हैं, ऐसे, ओ सॉरी, वी कैन ऑल्सो यूज ट्रिपल कोट्स, ठीक है। ये अगर मैं समझाना चाह रही हूँ, मतलब अगर मैं नोट्स वगैरह बना रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कोड के साथ साथ स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं या ये चीज़ आपने नहीं करनी, तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। और ये जो हमने कमेंट्स मतलब कोड के बिल्कुल आगे लिखते हैं, इसे हम कहते हैं इनलाइन कमेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, सबसे पहले हम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हम किचन के ही को लेते हैं, पहले भी हमने किचन की एग्जांपल ली। हम किचन में, हमारे पास ना डब्बे पड़े होते हैं, पता है ना आपके, जिसके अंदर स्पाइसेस होती हैं। किचन में डब्बा होता है जिसके अंदर कुकिंग ऑयल होता है। उसके अंदर किचन में डब्बे होते हैं जिसके अंदर हम अपनी दालें रखते हैं, चने वगैरह, मतलब जो भी आटा चावल, डिफरेंट डिफरेंट डब्बों में पड़ी होती हैं ये चीज़, ठीक है। अब ये जो डब्बे हैं ना, ये हमारे मतलब कंप्यूटर के दिमाग, जिसे हम रैम कहते हैं, उसमें खाली डब्बे होते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करते हैं। अपने अंदर ये चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हम इस डब्बे के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना, मतलब कोई भी चीज़ हम सेव करवा सकते हैं, कुछ भी। मतलब अगर मैं एक वेरिएबल, हम इसे वेरिएबल कहते हैं, अगर मैं एक नाम ले रही हूँ वेरिएबल बॉक्स, मतलब अभी हम डब्बों की बात करें तो मैं बॉक्स ले रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कुछ भी सेव करवाना चाह रही हूँ, तो मैं, अगर मैं 6 सेव कराना चाह रही हूँ तो ये इसमें सेव हो चुका है, बस इतना सा ही आपने लिखना है। मतलब कि ये वेरिएबल है, ये इसने बता भी दिया वेरिएबल है, और इसके अंदर जो वैल्यू, मतलब इसके अंदर जो चीज़ मैं सेव करा रही हूँ वो है 6। अब उसे समझ आ गई है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के, मतलब मैंने ये बॉक्स लिखा, ठीक है। अगर मैं इधर लिख दूं, अगर मैं वेरिएबल का नाम दे दूं फॉर, ठीक है, उसने मुझे एरर दे दिया। क्यों दे रहा है एरर, समझ नहीं आ रही मुझे। मैंने तो ये वेरिएबल का नाम रखा है और मैंने इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करा दी है, सब कुछ तो ठीक है। क्योंकि फॉर एक फंक्शन है, ठीक है, और कुछ जो फंक्शंस हम यूज करते हैं हम उनके नाम वेरिएबल्स में नहीं दे सकते, ये रूल है, ठीक है। अगर मैं इधर देना चाह रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि प्रिंट मैं कह रही हूँ कि ये मैं वेरिएबल का नाम देना चाह रही हूँ, मैं नहीं दे सकती इसको, ठीक है। प्रिंट, प्रिंट, ये देखें, ये देखें, उसने एरर दे दिया, उसने कहा, उसने टाइप एरर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक एरर की टाइप है। उसने कहा कि अब ये ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है, कौन सा, ये वाला। अब हम प्रिंट को कॉल नहीं कर सकते। उसने कहा तुमने अभी अभी तो प्रिंट को वेरिएबल बना दिया, अब तुम प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे कॉल कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि जब भी हम, अगर हम वो फंक्शंस जो हम यूज करते हैं, हम उनको वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, तो फिर हम पूरे अपने कोड में, पूरी फाइल में हम उनको, उन फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हम इसे नहीं यूज करेंगे। हम इसकी जगह कुछ और यूज कर लेंगे, जैसे कि माई वैल्यू, कुछ इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, माई वैल्यू। अब हम इसे रन करके देखते हैं, ये देखें, अब ये 7 प्रिंट हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका हमने नाम रखा माई वैल्यू, मतलब कि जैसे हमारे किचन में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे किचन में डब्बे होते हैं, हम मतलब कि उसके अंदर चीज़ें डालते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम वेरिएबल्स के अंदर उसकी वैल्यू रखते हैं, और फिर हम उसे, जब हमने वैल्यू रख ली, अब ये 7 इसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर है, तो जब भी मैं प्रिंट कराऊंगी इसको, वेरिएबल को, तो उसके अंदर जो 7 रखा हुआ है ना, वो प्रिंट होगा, ठीक है। जो उसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसके अंदर ना, वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो है ना चीज़ें रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डाटा टाइप्स, ठीक है। उसको समझने से पहले हम वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं, पहले उनको समझ लेते हैं, ठीक है, वरना बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ यहाँ पे वेरिएबल के रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि हम नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ 1 माई वैल्यू, तो ये वेरिएबल नहीं बन, मतलब ये एरर दे देगा, मैं कहेगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कहा तो है यार कि नंबर से नहीं वेरिएबल को स्टार्ट करना। लेकिन उसी तरफ अगर मैं कर रही हूँ माई वैल्यू 1,
तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसे ना ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं वेरिएबल में लिख रही हूँ ना 1, उसने मुझे स्टार्ट मतलब देखा एरर तो भी से आ गया, हम इसे फिर भी रन करके देखते हैं। वो कह रहे हैं ये तुमने क्या किया है, ये तो इनवैलिड है। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है सिंटेक्स में ये नहीं होना, मतलब कि हम अपने वेरिएबल को 1 से स्टार्ट नहीं करते, तुम फिर भी वही हरकतें कर रही हो जो हमने तुम्हें मना की है जिससे क्या, लेकिन उसको क्या पता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो मतलब हम अपने वेरिएबल के नेम के बाद तो इंटीजर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में इंटीजर हम यूज नहीं कर सकते। पहला ही रूल तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा रूल हो गया कि अगर मैं कहना चाह रही हूँ, मतलब अगर मैं दो नाम को इकट्ठा जोड़ना चाह रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ, इसे हम कर देते हैं कमेंट। अच्छा, ये जो मैं शॉर्टकट यहाँ पे यूज करी हूँ, मैं कमेंट्स का शॉर्टकट यूज करी हूँ जिसे हम कहते हैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप ऐसे करेंगे ना, मतलब कि इन लाइंस को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो आप मल्टीपल लाइंस को एक ही टाइम में कमेंट कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारा टाइम बचाता है। अच्छा, अब अगर मैं लिखना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं लिखना चाहती हूँ फाइनल बॉक्स, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे बॉक्स के वेरिएबल बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा बॉक्स, मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी 77 वैलिड, ठीक है। ये हमारा कोई भी जो है उसको, मतलब जो भी हमारे रूल्स हैं उनके मुताबिक ही हमने बनाया है। अब मैं चाह रही हूँ कि दोबारा से तो बॉक्स नहीं रख सकती मैं, तो मैंने लिखा कि मैं फाइनल बॉक्स एक वेरिएबल रखती हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू कराती हूँ 99। अब ये कौन सा एरर दे रहा है हमें, हमें तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि दूसरा रूल हमारा यही है वेरिएबल का कि स्पेसेस आर नॉट अलाउड। हम स्पेसेस को वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, अगर हम दो वर्ड्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं अंडरस्कोर। ये बिल्कुल वैलिड है, मतलब कि अगर हमें दो वर्ड्स को सेपरेट करना है तो हम बीच में अंडरस्कोर यूज करेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया, हम इसको प्रिंट करते हैं। एंटरिंग शिफ्ट अगेन अगेन, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ बॉक्स एंड फाइनल बॉक्स, ओ सॉरी, फाइनल बॉक्स, ये दोनों प्रिंट कराते हैं हम। ये देखें 77 और 99 हमारा प्रिंट हो गया। हमने वैल्यू तो स्टोर करी थी लेकिन हम उसको प्रिंट कराना भूल गए थे, तो ये वैलिड है दोनों चीज़ें, ठीक है। मतलब हम ये वाला कर सकते हैं। इसके अलावा हम अंडरस्कोर को स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी ट्राई करते हैं। हमने लिखा अपने वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर और फाइनल बॉक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू 88 स्टोर करा देते हैं। हमने रखा, अब हम इसको भी प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर। क्या नाम रखे हमने इसका, अंडरस्कोर फाइनल बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर अभी ये डिम सा हो गया था, जैसे ही मैंने इसका नाम रखा ये मतलब से नॉर्मल हो गया। ये कि अगर हमने इसको कॉल नहीं किया कोई भी वेरिएबल को, तो पाइथन क्या करता है, मतलब आईडी क्या करती है, उसको डिम कर देती है तब के लिए। हमने सिर्फ दो वेरिएबल को कॉल किया था, एक बॉक्स और एक फाइनल बॉक्स। जैसे ही हमने इसको कॉल किया तो ये भी बैक टू नॉर्मल हो गई। अब हम इसको प्रिंट, तीनों को कराते हैं प्रिंट, ये तीनों प्रिंट हो जाएंगी 77, 99 और 88। तो अब हमने रूल्स देख लिए वेरिएबल के, कि वेरिएबल के क्या रूल्स हैं, कि हम इसे इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम इसे अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसको अंडरस्कोर दरमियान में यूज़ कर सकते हैं। हम इंटीजर को यूज़ कर सकते हैं, दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी, वो भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं फाइनल 1 2 बॉक्स इज इक्वल टू 55, ठीक है, हो गया। अब हम इसको भी कॉल करते हैं फाइनल 1 2 बॉक्स, ओके, लेट्स रन दिस। ये देखिए ये रन हो गया, बहुत इजीली रन हो गया। अब हमने वेरिएबल्स को भी देख लिया, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के दिमाग के अंदर एक हम वेरिएबल बनाते हैं, एक डब्बा बनाते हैं, और उसके अंदर हम कोई भी चीज़ अपनी स्टोर करा सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसे कॉल करा सकते हैं। अब हम उस कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जो मैं पहले समझाने लगी थी, कि हम वेरिएबल में डिफरेंट तरह की चीज़ें स्टोर कराते हैं, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट टाइप की। अभी तो हम वेरिएबल में क्या करा रहे हैं, इंटीजर ही कराई जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके अंदर मैं कराऊँ,
हमने इसके अंदर डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। अब ये एक डाटा टाइप बन गई जिसे हम कहते हैं फ्लोट, ठीक है। फ्लोट में हम क्या करते हैं, डेसिमल वाली वैल्यूज यूज करते हैं। इसके अंदर हम कुछ और यूज कर लेते हैं, इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं हाई। ये क्या हमने इसके अंदर डाटा टाइप कौन सी हुई, स्ट्रिंग। जब भी हम मतलब कि कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद इसके अंदर हम कर लेते हैं बूलियन टाइप यूज कर लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं ट्रू, ठीक है। ये हमने 4 चीज़ें लिख ली। हमारे पास कॉमन डेटा टाइप्स 4 तरह की होती हैं, उसके हम नाम नीचे लिख लेते हैं इधर, ठीक है। डेटा टाइप्स, पहली हमारे पास जो होती है वो होती है स्ट्रिंग, जिसे हम तब का यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चला कि हम कोई डेटा टाइप यूज़ करें, क्योंकि अगर हम नए हैं मतलब कोडिंग में नए हैं तो हमें नहीं पता चला। अगर हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत कोडिंग जानते हैं तो फिर हम जानते हैं कि हम तब की स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे काफ़ी बार। एक होती है हमारे पास डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं फ्लोट, एक होती है जिसे इंट मतलब इंट कहते हैं लेकिन उसका पूरा नाम इंटीजर है, इसको भी हम यूज़ कर रहे थे। और एक होती है हमारे पास बूलियन जिसे हम बूल कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग मतलब अगर हम डबल कोट्स में कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। फ्लोट उस डेटा टाइप को कहते हैं जिसके अंदर हम डेसिमल की वैल्यूज यूज करते हैं, इंटीजर होल नंबर्स मतलब कि 1 2 3 4 20 30 40 50 60 सब इंटीजर। बूलियन में हमारे पास 2 ही चीज़ें आती हैं, हमें इतना पता होगा कि ट्रू या फॉल्स। अब इसकी क्या होता है, इसका एक रूल होता है, बूलियन की डेटा टाइप्स की 2 वैल्यूज होती हैं, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। इनका हमें पहला जो हमारा होता है लेटर होता है वो हमें कैपिटल लेटर लिखना होता है, क्योंकि ये इसका सिंटेक्स है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अभी जैसे मैंने पहले लिखा था छोटा टी लिखा था, तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा, कहेगा कि ये अनडिफाइंड है, तुम क्या कह रहे हो, बूलियन में ये तो नहीं हम यूज करते, हम तो बड़ा टी यूज करते हैं, ठीक है। अब उसको समझ आ गई कि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं कुछ 4 तरह की, ठीक है। अब हम इनको अलग से लिख लेते हैं डेटा टाइप्स को, थोड़ा सा हम लिख रहे हैं यहाँ पर एज इज इक्वल टू 13। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज किया जिसका नाम मैंने एज रखा, मैंने उसके अंदर वैल्यू स्टोर की 13। और ये कौन सी टाइप है, डेटा टाइप क्या है, ये इंटीजर। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने एक वेरिएबल बना रही हूँ हाइट, मैं उसके अंदर स्टोर करा रही हूँ। अच्छा, अब हाइट तो हमें पता है ना कि हमारी 5 6 7 ऐसे तो नहीं होती हाइट, हाइट में हमारे डेसिमल यूज होते हैं 5.4 5.5, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि हमारी हाइट है 5.4, ठीक है। उसके बाद अब यूज़ करते हैं नेम क्या है हमारा, फारिया, 2 मिनट एज मेरी 20, नेम क्या है हमारा फारिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब भी कोई स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे लेटर्स हैं और ये हमारी स्ट्रिंग में आई, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें डबल कोट्स में लिखेंगे, या फिर ज़रूरी नहीं हम इन्हें डबल कोट्स में लिखें, हम इन्हें सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फारिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, क्या ये सब कुछ ट्रू है, ओह सॉरी, क्या ये सब कुछ ट्रू है, एग्जैक्टली ये ट्रू है। तो हम लिख लेते हैं कुछ वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं इज कोडर ट्रू है, ये। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की और हमने हर वैल्यू को डिफरेंट डेटा टाइप रखा ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारे पास ये 4 तरह की कॉमन डेटा टाइप्स होती हैं। बूलियन जिसे हम बूल कहते हैं, स्ट्रिंग जिसे हम str स्ट्रिंग कहते हैं, फ्लोट, और फिर इंटीजर जिसे हम int इंट की तरह भी यूज़ करते हैं, मतलब उसका नाम हम इंट भी ले लेते हैं। उसके बाद अब हम जिस बारे में जो कंसेप्ट हम समझने लगे हैं वो होता है यूज़र इनपुट, ठीक है। मतलब कि यूज़र से इनपुट लेना, ये तो हम अपने नोटपैड में खुद सब कुछ लिख रहे हैं ना। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे ये कंप्यूटर मुझसे पूछे कि तुम्हारी एज क्या है, और फिर मैं उसको खुद एज एंटर करके दूँ टर्मिनल में, तो वो हम जिस कॉन्सेप्ट से हम इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं यूज़र इनपुट। कंप्यूटर सवाल करेगा और हम जवाब देंगे। अब यूजर इनपुट हमें नाम से पता चल रहा है कि जाहिर सी बात है हम यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन तो नहीं यूज करने लगे, क्योंकि वो तो क्या करता है एज इट इज चीजों को प्रिंट कर देता है। तो हम यहाँ पर जो फंक्शन यूज करने लगे हैं उसे हम कहते हैं इनपुट। इसे हम एक्टिवेट करने के लिए पैरेंथेसिस लगाएंगे, जैसे हमने प्रिंट को एक्टिवेट करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज किया था। अब हम इसके अंदर कोई भी चीज लिखते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि कंप्यूटर स्क्रीन जो है ना, यहाँ पर मतलब जो भी हम लिखेंगे ना, हम जब इसके रन करेंगे ना तो ये रुक जाएगा, ठीक है।
ये कहेगा पहले इस बात का भाई जवाब दो मुझे, ठीक है, फिर मैं तुम्हें आगे से कुछ मतलब जवाब वगैरह देता हूँ, ठीक है। अब इसका एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो हमें समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम जो भी चीज मतलब इनपुट में देंगे ना इसको, ये उन सारी चीजों को स्ट्रिंग की तरह लेगा। मतलब कि अगर मैं इसको 22 भी दूंगी ना मतलब आंसर में, ठीक है, उसे स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करेगा। नहीं कहेगा मुझे नहीं पता, तुमने मुझे टेक्स्ट लिख के दिया था और मैंने उसे स्ट्रिंग मान लिया, अब तुम्हारा मसला है, तुम इसको कैसे ठीक करते हो, मतलब अगर तुमने कोई कैलकुलेशन वगैरह करानी है तो वो तुमने आगे देखना, मेरा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मतलब जब हम इसको स्ट्रिंग की तरह होगा और हम स्ट्रिंग के अंदर हम इंटीजर को प्लस करना चाह रहे हैं, तो क्या दो अलग डाटा टाइप्स, एक स्ट्रिंग है एक हमारे पास इंटीजर है, क्या वो ऐड हो सकती है, उनकी कंकैटिनेशन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कंकैटिनेशन हम कहते हैं दो चीजों को ऐड करना, ठीक है। इसको भी हम मतलब इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें बस यही है कि कंकैटिनेशन होता है दो चीजों को ऐड करना। इसके स्पेलिंग कुछ ये होते हैं, कंकैटी कंकैटिनेशन, मेरे ख्याल से यही होता है, ठीक है। नहीं होता तो आप गूगल कर लेना, ठीक है। तो कंकैटिनेशन क्या होता है, दो चीज़ों को ऐड करना। तो अब हम चलते हैं आगे, हम अपना इनपुट लेते हैं यूज़र से। तो हम इनपुट ले रहे हैं, लिखेंगे हम, वो कहेगा हमें व्हाट इज़ योर एज। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने डबल कोट्स क्यों यूज़ किए? क्योंकि यहाँ पर तो कोई लॉजिक की बात ही नहीं है, उसने मुझसे सवाल करना है और मैंने उसे जवाब दे देना है, ठीक है। तो फिर जब भी कोई लॉजिक की बात नहीं होती, हमने कंप्यूटर की आंखों में पट्टी बांधी होती है, हम क्या यूज़ करते हैं? डबल कोट। अब इसे हम रन करते हैं, वो हमसे पूछेगा, वो कह रहा है व्हाट इज़ योर एज, मैं तो कह रही 20 एंटर, ठीक है, बस बात खत्म। बात यहाँ पे खत्म क्यों हुई? क्योंकि मैंने अभी कोई आगे से चीज़ नहीं पूछी कि अगर मैं उसे जवाब दूंगी तो वो आगे से मुझे क्या कहेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ देखा इतना क्या होता है, आगे अब देखते हैं। आगे वो प्रिंट करेगा, वो कहेगा जो भी, वो कहेगा हेलो गुड टू नो, ठीक है, हमने ये प्रिंट करा लिया। अब करते हैं, अब वो रुक गया, उसने कहा आपकी एज क्या है, मैंने कहा 20, मैंने एंटर किया, उसने मुझे आगे कहा हेलो गुड टू नो, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मुझसे पूछे मेरा नाम क्या है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं हेलो व्हाट इज़ योर नेम। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये हेलो और गुड टू नो से पहले इसके दरमियान में मेरा नाम ले, मतलब जो नाम मैं इसे जवाब में दूँ, मेरा फारिया ही ना ले, मतलब अगर मैं इस पर कोई और नाम दे रही हूँ जवाब में, ठीक है, तो ये वो वाला नाम लेके मुझे कहे हेलो फारिया गुड टू नो, गुड टू नो योर नेम। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसके अंदर मतलब कि हम वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी हमें, और वैल्यू हम किस में स्टोर कराते हैं? वेरिएबल में, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है। तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट का जवाब हम मतलब देंगे इस स्टेटमेंट के बदले में, वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो हम यहाँ पर इसका दे देते हैं नेम, ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, और अब हम जो भी जवाब देंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो क्या हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया? बिल्कुल। अब हम इसे रन करके देखते हैं। उसने कहा व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा फारिया, पर यहाँ पर तो उसने मेरा नाम ही नहीं लिया, उसने कहा हेलो गुड टू नो योर नेम, उसने नहीं कहा फारिया, क्योंकि हमने अपने नाम को अपनी स्टेटमेंट में प्रिंट नहीं कराया। ये तो हम यहाँ पर तो कंप्यूटर की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उसे नहीं समझ आ रही इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेलो, और यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ मेरा नाम आ जाए, तो मैं जो वेरिएबल है उसको मैं इधर लिख दूंगी, ठीक है। अब रन करके देखते हैं इसको। अब वो पूछा व्हाट इज योर नेम, मैं लिख रही हूँ मेरा नाम है फारिया, वो कह रहे हैं हेलो फारिया। तो यही हम चाहते थे, ये हो गया। अब हमने क्या किया, हमने यूजर से इनपुट लेना भी देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं उससे कह रही हूँ, मतलब वो मुझे कह रहा है कि व्हाट इज योर बर्थ डेट, हम यहाँ पे इसका बर्थ डेट रख देते हैं वेरिएबल के नेम, और इज, ठीक है, कुछ ये हम कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं रन करके इसको। अब कह रहे हैं व्हाट इज योर बर्थ डेट,
तो मैं उसे कह रही हूँ 13, मेरी बर्थ डेट 13 है। तो कह रहे हैं हेलो सो योर बर्थ डेट इज 13। अब मैं अपनी एज पता कराना चाहती हूँ, मतलब हम एक क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम करते हैं जिसमें मैं चाह रही हूँ कि ये मेरी एज को खुद कैलकुलेट करके मुझे बताए। मतलब कि मुझसे पूछे कि तुम्हारा बर्थ ईयर क्या है, मैं इसे अपना बर्थ ईयर बताऊं और ये उसे कैलकुलेट करे और फिर उसे मतलब कि मेरी एज बता दे मुझे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि अगर मैं इसे मतलब ये जो मैंने इसे 13 दिया, इसने इसको स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया। तो अगर मैं इसे जब अपना बर्थ ईयर दूंगी, ठीक है, तो ये उसको भी स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करेगा, तो कैलकुलेशन तो हो नहीं सकेगी। क्योंकि जब हम माइनस करवाएंगे इसको, अभी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उससे, तो करंट ईयर तो हमारा इंट होगा, ठीक है। तो अब इसे करके पहले देखते हैं, ठीक है। हेलो व्हाट इज योर बर्थ ईयर। तो अब हमने लिखा बर्थ डेट, हमारा इनपुट देंगे व्हाट इज योर बर्थ ईयर, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं हमारी, क्योंकि हमने अपनी एज जाननी है, तो हम लेते हैं एज का वेरिएबल। तो अभी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है वो है 2026। तो हम 2026 से हम माइनस करेंगे अपना ये बर्थ डेट, इस वेरिएबल को बर्थ डेट, मतलब कि जो हमने वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी हमारे बर्थ ईयर की, वो हमने वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है। इन दोनों, ये जो लेटेस्ट ईयर है वो अंदर जो हम वैल्यू देंगे, मतलब जो भी मेरा बर्थ ईयर है वो इसमें से माइनस करके मेरी एज दे देगा मुझे, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं हेलो सो योर, यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसको, सो योर एज इज, और अब हम यहाँ पर कौन सा वेरिएबल जो है वो लिखेंगे, एज वाला, क्योंकि अब इसके अंदर कैलकुलेशन होगी जो भी माइनस वाला होगा, और हम यहाँ पे लिख देते हैं एज को, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर बर्थ ईयर, मैंने ऐसे कहा 2005, ठीक है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है। अब ये कौन सा एरर आ रहा है, टाइप एरर। वो कह रहा है कि आपकी जो एक डेटा टाइप है वो इंटीजर है, दूसरी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो आप अपना दिमाग क्यों नहीं चला रहे कि इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में कैलकुलेशन इनमें कैसे हो सकती है। मतलब कि ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, वो कह रहा है कि क्या स्ट्रिंग इंटीजर में से माइनस हो सकती है, खुद सोचो तुम। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करने लगे हैं अब टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब कि टाइप अपनी चेंज करना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम किस टाइप में चाहते हैं, ये इंटीजर है तो हम चाहते हैं इंटीजर में, ठीक है। अब एज पॉइंट्स में तो नहीं होती, मतलब हम क्या कह सकते हैं, मैं 19.5 की हूँ, हम नहीं कहते। हम कहते हैं हम 19 के हैं, हम 20 के हैं, हम 21 के हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट, वो कहाँ गया, और इसके अंदर हम लिखेंगे बर्थ डेट, ठीक है। ये क्या किया हमने, हमने टाइप कास्टिंग कर दी, मतलब कि अब जो हमारी स्ट्रिंग है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इंट में, और फिर इंट और इंट के अंदर कैलकुलेशन होगी और फिर हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज योर बर्थ ईयर 2005। तो वो कह रहा है हेलो सो 21 है, अच्छा। तो वो कह रहा है हेलो सो योर एज इज 21, मतलब उसने 2026 में से 2005 को माइनस किया और मेरी एज उसने निकाल ली, ठीक है। अब हमने कर लिया, हमने यूज़र से इनपुट लेना भी कर लिया, हमने टाइप कास्टिंग भी कर ली। अब हमारा जो रहता है, जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है एरर्स। हम तब का देख रहे हैं, हमें कभी नेम एरर आ रहा है, कभी सिंटेक्स एरर आ रहा है, कभी इंडेंटेशन एरर आ रहा है, तो अब हमें टाइप एरर भी आ गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट तरह के हमें एरर्स आ रहे हैं, ये 4 तरह के अभी हमने कॉमन एरर्स देख लिया ना, हमने इन तकरीबन हमने सभी देख लिया कि क्या करने से कौन सा एरर आता है। अगर हम यहाँ पर बिना किसी वजह के यहाँ पर बिना किसी वजह के इंडेंटेशन यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर कौन सा एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर आएगा। वो कह रहे क्या क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट का पी बड़ा कर देंगे तो वो कहेगा ये क्या, तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो, ये नेम एरर मैं तुम्हें देने लगा हूँ अब, ठीक है। तो 2005 ये आ गया हमें नेम एरर, ठीक है। पहले उसने मुझसे मांगा, क्यों, क्योंकि हम इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, वो लाइन बाय लाइन सीक्वेंस पढ़ा है। जब उसने ये लाइन पढ़ी तब तक तो उसको कोई एरर नहीं पता था कि इसने कोई चवल मारी है। उसने मुझे दे दिया कि आपका बर्थ ईयर क्या है, मैंने बता दिया 2005। अब जब आगे वो आया इधर, तो उसने कहा कि ये क्या है, यहाँ पर तो नेम एरर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे दिया उसने नेम एरर। इंडेंटेशन एरर हो गया, नेम एरर हो गया, टाइप एरर अभी हमें आया था। अगर हम यहाँ से इंट हटा दें तो हमारे पास कौन सा आएगा, टाइप एरर आ जाएगा। और कौन सा एरर हमारे पास रह गया, सिंटेक्स एरर रह गया।
ये हमारे पास उसने सिंटेक्स एरर हो गया, ये क्या कर रही हो तुम मतलब मैंने यहाँ पर अपना दिमाग चलाया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ मेरी आंखों में इधर पट्टी बांध दो। तो हम यहाँ पर इसको वापस कर देते हैं सिंटेक्स के मुताबिक, ठीक है। तो ये हमने 4 तरह के हमने एरर्स देख लिए कि हमें जो नॉर्मली आते हैं वो कौन कौन से एरर्स हैं। अब हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स का टॉपिक, जो हमारे कैलकुलेटर प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, और हम उससे पहले ऑपरेटर्स को बहुत डिटेल में समझेंगे, और फिर हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमने इस पूरे कोर्स में हमने टोटल 10 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और 2 हमने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, इंडस्ट्री लेवल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो अब मैं आपको 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रही हूँ जो आपने सॉल्व करनी है, खुद सॉल्व करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बता सकते हैं कि इनका क्या आंसर है। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में मैं उन प्रॉब्लम्स का आंसर दूंगी, और इस वीडियो के एंड पे स्क्रीन पे आपको 5 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, आप उन्हें हल करके कमेंट सेक्शन में आप उनका जवाब दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोड करते रहें, क्योंकि आपको ट्यूटोरियल देखने से हेल्प तो होगी, आपको मतलब आपको समझ आएगी कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन आप एक अच्छे कोडर तभी बन पाएंगे जब आप खुद लैपटॉप पकड़ेंगे, आप बैठेंगे और आप किसी ट्यूटोरियल के बिना, मतलब ट्यूटोरियल देखने के बाद कॉन्सेप्ट्स तो समझने की जाहिर सी बात है ज़रूरत होती है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सारे ट्यूटोरियल बंद करके खुद बैठ के आप जब कोड करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एरर्स निकलेंगे। उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम गूगल यूज़ कर सकते हैं एरर्स के लिए, लेकिन हमें कोई एआई नहीं यूज़ करना। हम गूगल से एरर की रीज़न देख सकते हैं कि क्यों आ रहा है हमें एरर, और हम उसे खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सिर्फ हमें सोलीली ट्यूटोरियल्स पे जो है रिलाई नहीं करना, क्योंकि कोडिंग में हम तभी बेहतर होते हैं जब हम खुद कोडिंग करते हैं और हमें एरर्स आते हैं, हम उनकी रीज़न जानते हैं। और एरर्स जो है ना, एरर से अगर आपको ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि इतने एरर्स आ रहे हैं मैं तो एक अच्छा कोडर नहीं बन सकता, क्योंकि एरर्स आपके टीचर की तरह होते हैं। जितना एरर्स आपको सिखाते हैं उतना आपको ट्यूटोरियल्स भी नहीं सिखा सकते। तो अल्लाह हाफ़िज़।